10.2.2 चीन में उपनिवेशवाद। 19वीं सदी में चीन जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश था। 17वीं सदी में चीन में मांचू वंश का शासन आया। मांचू शासनकाल में चीन के साम्राज्य की सीमाओं में लगातार विस्तार हुआ और वर्तमान चीन के अलावा मंगोलिया, तिब्बत इत्यादि इस राज्य के हिस्से बन गए। इसके अलावा चीन के शासकों का प्रभाव क्षेत्र कोरिया, वियतनाम आदि देशों तक फैला हुआ था। ये सभी राज्य चीन के सम्राट को नजराना भेंट करते थे। मांचू साम्राज्य मुख्यतः एक व्यवस्थित नौकरशाही के द्वारा संचालित होता था। इसमें नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से होती थी। कोई भी इस परीक्षा में शामिल होकर कामयाब हो सकता था। चूँकि इसकी तैयारी काफ़ी कठिन थी, उसमें केवल संपन्न कुल के लोग ही भाग ले पाते थे। चीन का समाज मुख्यतः एक खेतीहर समाज था। ज़्यादातर आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। राज्य की आय का मुख्य साधन खेती पर लगाया गया लगान था। लगान की वसूली के लिए अधिकारियों का एक विशाल समूह तैनात था। कृषि के अतिरिक्त चीन में खनन एवं विनिर्माण उद्योग भी विकसित था। चीन में नमक, चांदी, टीन और लोहे की विस्तृत खानें थीं, जहां पर चीन के खुद के उपयोग लायक खनिज अयस्क प्राप्त हो जाता था। चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम के कपड़ों के लिए चीन हमेशा से प्रसिद्ध रहा था। पूरी दुनिया से व्यापारी चीन की इन वस्तुओं को खरीदने के लिए आते थे। चीन में औषधि के रूप में पिया जाने वाला पेय पदार्थ चाय 18वीं सदी में यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके बाद चाय के व्यापार के लिए भी चीन में यूरोपीय व्यापारी आने लगे। संक्षेप में अगर कहें तो चीन अपनी ज़रूरत की सारी वस्तुओं की पूर्ति खुद से ही कर लेता था। यह एक तरह से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। चीन के शासक चीन को बाहरी देशों के किसी भी तरह के प्रभाव से मुक्त रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विदेशी व्यापार पर कड़ा नियंत्रण स्थापित कर रखा था। विदेशों के साथ व्यापार करने के लिए 3 बंदरगाह अधिकृत कर रखे थे: कैंटन, मकाओ और निंगम्बो। यूरोपीय व्यापारी चीन में इन्हीं बंदरगाहों तक जा सकते थे। यहाँ से चीन के स्थानीय व्यापारी समूह विदेशी माल को पूरे चीन में ले जाते थे और चीन की जो वस्तुएं उन्हें चाहिए होती थी उसे विदेशी व्यापारियों को देते थे। इन्हीं बंदरगाहों में यूरोपीय बस्तियां थीं। अंग्रेजी व्यापार और अफीम युद्ध। यूरोपीय व्यापारी लगातार यह कोशिश कर रहे थे कि उन्हें चीन से व्यापार करने का मौका मिले। चीन के साथ व्यापार करने में भी सबसे पहले डच कंपनी को सफलता मिली। अंग्रेजों ने जब चीन में व्यापार करना शुरू किया तो वे चाहते थे कि उन्हें कुछ रियायतें मिले, लेकिन सन 1830 तक यह संभव नहीं हो सका। चीन के साथ यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके पास चीन में बेचने के लिए कुछ नहीं था। फलतः यूरोपीय व्यापारियों को अपने देश से सोना चांदी चीन में लाना पड़ता था। इस तरह व्यापार संतुलन हमेशा चीन के पक्ष में बना रहता था। इस बीच अंग्रेजों का शासन भारत पर बना। अंग्रेज भारत से अफीम खरीदकर चीन में बेचने लगे और इससे मिले धन से वे चीन से चाय, रेशम आदि खरीदने लगे। इस प्रकार उन्हें भुगतान के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी लाने की जरूरत नहीं रही। उन्होंने कोशिश की कि चीन में ज़्यादा से ज़्यादा अफीम बिके ताकि उन्हें अधिक लाभ हो। चीन में अफीम का व्यापार अवैध था और मूलतः तस्करी के द्वारा होता था। कैंटन बंदरगाह से यह अफीम भ्रष्ट चीनी अफसरों व व्यापारियों के द्वारा चीन के अन्य हिस्सों में पहुंचाया जाता था। अफीम के इस व्यापार और अंदरूनी इलाकों तक इसकी सप्लाई का कुछ ही सालों में यह असर हुआ कि बड़ी संख्या में चीन के लोग अफीम की लत के शिकार हो गए। जब चीनी शासन को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अंग्रेजों के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया और कैंटन से उन्हें निष्कासित करने का आदेश दिया। इसके कारण सन 1839 से 42 में चीन और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, जिसे प्रथम अफीम युद्ध कहते हैं।
इस युद्ध में चीन की पराजय हुई और सन 1842 में उसे एक अपमानजनक संधि समझौता करने पर विवश होना पड़ा। इस संधि को नानकिंग की संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को पूरे चीन में बिना किसी रुकावट के व्यापार का अधिकार मिला। दूसरा, अंग्रेजों को चीनी भूमि पर अपनी व्यापारिक बस्तियां बसाने की अनुमति मिली, जिसमें अंग्रेजों का अपना कानून चल सकता था, अर्थात वहां चीन की कानून व्यवस्था न चलकर अंग्रेजों का कानून चला। इसके अलावा चीन ने ब्रिटेन को एक बहुत बड़ी राशि हर्जाने के रूप में दी। इस संधि में एक और शर्त यह जोड़ी गई कि अगर चीन किसी दूसरे यूरोपीय कंपनी को किसी भी तरह की व्यापारिक छूट देगा तो वह स्वतः ही अंग्रेजों को भी मिल जाएगी। चीन पर बढ़ता हुआ विदेशी प्रभाव। अफीम युद्ध की हार से चीनी सैन्य शक्ति की कमजोरियों के बारे में दुनिया को पता चल गया था। अन्य यूरोपीय शक्तियां भी चीन में अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करने लगी। सन 1844 में चीन ने फ्रांस और अमेरिका के साथ नानकिंग की संधि की तरह ही संधियां की। इन संधियों में फ्रांस व अमेरिका को भी चीन के शासकों से बहुत सी व्यापारिक रियायतें मिली। कुछ इसी तरह की संधि दूसरे यूरोपीय देशों जैसे रूस, जर्मनी इत्यादि ने भी चीन के साथ की। फलस्वरूप चीन के तटीय इलाकों में अलग अलग देशों के प्रभाव क्षेत्र बन गए।